आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं कार्बनिक रसायन में, तो किस प्रकार से हो रहे हैं उनकी जो बारीकी है उसी की हम लोग स्टडी करेंगे कि ये रिएक्शन आखिर होती कैसे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु जो क्रियाधारक भी कहलाता है, किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती और अंत में एक या अधिक उत्पाद देता है। तो थोड़ा सा हम इसे इंग्लिश में समझेंगे। इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आल्सो रिफर्ड एज ए सबस्ट्रेट, इसे सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, reacts with an appropriate attacking reagent and leads to the formation of one or more intermediates and finally products। तो जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो पहले क्रिया करने वाले अणु, जिसको सबस्ट्रेट को हिंदी में क्रियाधारक बोलते हैं, तो क्रिया करने वाले अणु जो कार्बनिक अणु हमारा, उससे अभिक्रिया करके पहले एक मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट बनाता है और अंत में एक या अधिक उत्पाद देता है। अंत में जितने भी एक बने उत्पाद या दो बने या ज़्यादा बने वो बाद में होता है, लेकिन पहले वो जो है एक इंटरमीडिएट देता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पहले कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं, तो इंटरमीडिएट हमारा नाम से जैसा पता चल रहा है कि इंटर मतलब प्रवेश करना, मीडिएट मतलब मिडिल, बीच में, तो एक मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो उसके बाद ना हम लोग नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर बनना प्रोडक्ट हो गया और इंटरमीडिएट हमारा मध्यवर्ती हो गया। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जो क्रियाधारक यानी सबस्ट्रेट होता है वो पहले जो कार्बनिक अणु होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो सबस्ट्रेट उससे पहले जुड़ता है, तो आक्रमणकारी अभिकर्मक से। उसके बाद एक मध्यवर्ती बनता है जिसको हम उप उत्पाद कह सकते हैं। इसके बाद उत्पाद बनता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि सबस्ट्रेट है हमारा, क्रियाधारक जिसको बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट से मिल करके एक इंटरमीडिएट पहले बनाता है जिसको बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं, यानी उप उत्पाद। अब इसके माध्यम से आगे उत्पाद बनेगा, तब ये प्रोडक्ट्स के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से हमारी रिएक्शन होती है। तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी जो रिएक्शन है होने का एक तरीका है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए आगे कह रहा है नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक यानी रिएजेंट, अभिक्रियक क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट और दूसरा अभिक्रियक अभिकर्मक यानी रिएजेंट कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट और दूसरा अभिक्रियक अभिकर्मक यानी रिएजेंट कहलाता है। तो कुल मिला के दो चीज़ें होंगी, रिएजेंट और सबस्ट्रेट। यदि दोनों अभिक्रियक यानी अभिकारक नए आबंध में कार्बन की पूर्ति करते हैं तो यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है।
इस स्थिति में मुख्य अणु क्रियाधार कहलाता है, यानी सबस्ट्रेट कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से जो नए आबंध जो बनेंगे, सबस्ट्रेट उनको पूरा करेगा। और दूसरा अभिक्रियक अभिकर्मक, और दूसरा क्या होगा, रिएजेंट होगा जो अभिक्रिया कर रहा है। यदि दोनों अभिक्रियक यानी अभिकारक नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करते हैं तो यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। अगर दोनों अभिक्रियक मतलब रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों बांड बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, कार्बन की आपूर्ति कर रहे हैं, तो फिर हम किसी को भी सबस्ट्रेट किसी को भी रिएजेंट कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि यदि को दोनों अभिक्रियक अभिकारक नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करते हैं तो यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इस स्थिति में मुख्य अणु क्रियाधार कहलाता है। तो इस स्थिति में जो मेन अणु होगा उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में समझेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कभी कभी बातें नहीं समझ में आती हैं, तो हम इंग्लिश में इसको और कंफर्म करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट व्हिच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड। तो जो सबस्ट्रेट है वो एक तरह से रिएक्टेंट है, ऐसा रिएक्टेंट जो कि सप्लाई करता है कार्बन की टू द न्यू बॉन्ड नए आबंध में, एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट, और जो दूसरा होता है उसे हम रिएजेंट कहते हैं। कह रहा है इफ बोथ द रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड देन चॉइस इज आर्बिट्ररी। अब कह रहा है अगर दोनों में से दोनों ही कार्बन की सप्लाई करते हैं नए बॉन्ड में, तो फिर चॉइस हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी सबस्ट्रेट किसी को भी रिएजेंट कह सकते हैं। एंड इन दैट केस द मॉलिक्यूल ऑन विच अटेंशन इज फोकस्ड इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और ध्यान देते हैं कि जिस मॉलिक्यूल पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसी अभिक्रिया में दो कार्बन परमाणु अथवा एक कार्बन और एक अन्य परमाणु के बीच सह संयोजक आबंध टूट कर एक नया आबंध बनता है। तो जब क्रिया होती है तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि दो कार्बन परमाणु अथवा एक कार्बन और एक अन्य परमाणु के बीच सह संयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड टूट कर एक नया आबंध बनता है। तो कार्बन कार्बन हो या कार्बन एक हो और दूसरा कोई और मॉलिक्यूल हो, तो उनके बीच जो कोवैलेंट आबंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो टूट करके नया बॉन्ड बनता है। हमने देखा है जितने कार्बनिक यौगिक हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादातर होता है। कह रहा है किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, आबंध विदलन और आबंध निर्माण के समय की और्जिकी तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन उस अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म कहलाती है। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम एक तरह से पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, प्रत्येक पद को सीक्वेंस में देखा जाए तो डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट,
एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, उस ऊर्जा के बारे में जो बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो रही है, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, और उसके बाद जो नया बॉन्ड बन रहा है, एंड द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्टेंट है उसके ट्रांसफॉर्मेशन की दर क्या है, इनटू प्रोडक्ट, और जब मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है उसके ट्रांसफॉर्मेशन की रेट क्या है, जिसे काइनेटिक्स कहते हैं, इज रिफर टू एज ए रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इन सब बातों का मिला जुला रूप हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म यानी अभिक्रिया की मैकेनिज्म यांत्रिकी कह सकते हैं। ये चीज़ हमको समझ में आई। तो कुल मिलाकर के जितने रिएक्शन में स्टेप हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूव कर रहा है, किस प्रकार से बॉन्ड टूट रहा है, नया इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बन रहा है, उसमें कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, और किस प्रकार से उत्पाद अभिकर्मक से उत्पाद बनने में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या उत्पाद से प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी क्रिया विधि किस प्रकार हो रही है, इन सारी चीज़ों का मिला जुला रूप हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं या अभिक्रिया की यांत्रिकी कहते हैं। क्रिया विधि की सहायता से यौगिकों की क्रियाशीलता को समझने में तथा नवीन कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के माध्यम से हम लोग किस प्रकार से नए यौगिक सिंथेसिस हो रही है, उनकी क्या रूपरेखा है, ये सब समझने में मदद मिलती है। निम्नलिखित भागों में इन अभिक्रियाओं से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या की गई। अब नीचे जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनमें एक एक स्टेप जो रासायनिक अभिक्रिया, जो कार्बनिक रसायन की अभिक्रिया है उसकी मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम लोग नीचे जो पढ़ रहे हैं डिटेल दिया गया। तो अब देखिए आगे आ जाता है हमारा सहसंयोजक आबंध का विदलन यानी क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। फ्यूजन माने भी टूटना है, फ्यूजन मीन्स जुड़ना होता है और फ्यूजन मीन्स टूटना होता है। तो बॉन्ड का विदलन यानी क्लीवेज हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको फ्यूजन कहते हैं। तो इसको देखते हैं। तो सहसंयोजक आबंध का विदलन यानी फ्यूजन। तो सहसंयोजक आबंध का विदलन या क्लीवेज दो प्रकार से संभव है। एक तो विषम अपघटनी विदलन, दूसरा सम अपघटनी विदलन। तो दो प्रकार का होता है क्लीवेज, एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज, दूसरा होमोलिटिक क्लीवेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हेट्रोलिटिक का मतलब विषम रूप से टूटेगा, होमोलिटिक का मतलब समान रूप से टूटेगा। तो दो प्रकार का विदलन हमको पढ़ने को मिल रहा है। तो इसको अंडरलाइन करिए। क्लीवेज दो प्रकार का होता है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अब विषम अपघटनी विदलन जो कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है में विदलित होने वाले आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं जो अभिकारक से आबंधित थे। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है विषम अपघटनी विदलन, इसका मतलब ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा नहीं होगा कि दोनों तरफ समान रूप से जाएं, बल्कि एक ही तरफ दोनों चले जाते हैं। एक आबंध यानी बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, एक तरफ कमी हो जाएगी, तो विषम रूप हमको दिखेगा। इसीलिए हेट्रोलिटिक विदलन इसका नाम है। अब देखिए आ जाता है विषम अपघटन के पश्चात एक परमाणु पर
खष्टक तथा धनावेश होता है और दूसरे का पूर्ण अष्टक एवं कम से कम एक एकाकी युग्म तथा ऋणावेश होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने बताया कि एक ही तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो जहाँ जाएंगे वहाँ अधिकता हो जाएगी और जहाँ से जाएंगे उधर कमी हो जाएगी। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं जनरली। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो खष्टक यानी केवल 6 बचेंगे और दूसरे का पूर्ण अष्टक एवं कम से कम एक एकाकी युग्म तथा ऋणावेश होता है। तो दूसरे में जिसमें जाएंगे तो अष्टक तो उसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में पहले से थे और 2 ये और आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बॉन्ड बनता है और ऋणावेश भी बनता है। तो जाहिर सी बात है कि एक एकाकी युग्म यानी लोन पेयर उसके ऊपर होगा तथा ऋणावेश होगा। यह स्थिति बनती है। ऋणावेश का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, धनावेश का मतलब उधर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जो खष्टक है यानी 6 इलेक्ट्रॉन जिसके पास बचे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो उसमें धनावेश हो जाएगा और जिसका अष्टक पूर्ण है उसमें कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक जोड़े की अधिकता हो जाएगी और उसमें ऋणावेश हो जाएगा। अतः ब्रोमोमीथेन के विषम अपघटनी विदलन से CH3+ तथा Br- प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कैसे दिखाया जा रहा है, इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए CH3Br है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक आबंध है, ये टूट रहा है। अब चूंकि ब्रोमीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता शो करता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हमने बताया था कि सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनों को, आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रखने की प्रवृत्ति को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो Br का विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, इसलिए Br इस आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगी। तो जब आबंध टूटेगा तो आबंध के इलेक्ट्रॉन Br पर आ जाएंगे और Br- बनाएंगे और CH3 पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, एक जोड़ा, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये स्थिति हम लोग देखने को पाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि धनावेशित स्पीसीज जिसमें कार्बन पर खष्टक है यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्ब धनायन यानी कार्बोकैटायन कहलाती है। इसे पहले कार्बोनियम आयन कहा जाता था। तो ध्यान दीजिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस कार्बन को हम कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है, a species having a carbon atom possessing sextet of electrons and a positive charge is called as carbocation, earlier called carbonium ion। अभी जल्दी ही इसको कार्बोनियम आयन कहते थे, अब हम इसे कार्बोकैटायन कहते हैं। तो कैटायन और एनायन में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि ऋणायन को एनायन कहते हैं कि धनायन को एनायन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए बहुत छोटी सी बात हम बता रहे हैं। इसको ऐसे याद रखिए कि देखिए जब हम कैटायन लिखते हैं तो कैटायन में काटा शब्द से संबंधित है। तो एक लाइन खींची गई, इसको काट दिया, कैटा काट दिया तो देखिए धन जैसे बना, तो कैटायन को हम धनायन बोलते हैं। अब बचा एनायन तो इसका मतलब उसको हम ऋणायन बोलेंगे। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। तो देखें यहाँ पर कार्ब धनायन या कैटायन कहलाते हैं। CH3+ आयन को मेथिल आयन अथवा मेथिल कार्बोनियम आयन कहते हैं।
ये भी ध्यान दीजिए आप लोग कि जो CH3+ बनेगा इसे हम मेथिल आयन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। मेथिल आयन कहेंगे या फिर कार्बोनियम आयन कहेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा है मेथिल कार्बोनियम आयन, तो पॉजिटिव को कार्बोनियम आयन कहेंगे, तो मेथिल है तो मेथिल कार्बोनियम आयन कहेंगे। धन आवेशित कार्बन के साथ बंधित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्ब धनायनों को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम लोग ऊपर पढ़े थे, या हम लोग आइसोनियो पढ़े थे, नॉर्मल आइसोनियो, उसी प्रकार से ये कैटायन में भी हम लोग इसको वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसके नीचे हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के हिसाब से हम लोग इनको समझेंगे कि नाम कैसे लिखे गए। तो यहाँ पर देखिए कार्ब धनायनों यानी कार्बोकेटायन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे CH3CH2+। इसको एथिल धनायन या एक प्राथमिक कार्ब धनायन कहेंगे, यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि CH2+ है, इसके साथ एक CH3 ग्रुप लिखा है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए गलत लिखा है, CH3 का होल ट्वाइस होना चाहिए। इसको हिंदी वाली बुक में थोड़ा सा देखेंगे, इंग्लिश वाली में। यहाँ पर देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH+ है, तो हिंदी वाली बुक में काफ़ी गलतियाँ हैं, तो इनको आप लोग समझ समझ के सुधार के पढ़ेंगे। तो ये हमारा आइसोप्रोपिल धनायन जो है 2 होगा तब होगा। तो ध्यान दीजिए, इधर हम लिख करके आपको बताते हैं। तो CH3 CH2+, एक देखिए ग्रुप लगा, तो नॉर्मल इसको कह सकते हैं या प्राइमरी कह सकते हैं। इसी प्रकार जब एक ग्रुप और लगेगा तो CH2 के एक हाइड्रोजन और हटेगा तो CH+ हो जाएगा। यहाँ पर CH3 2 आ जाएंगे, जैसा यहाँ पर है। तो ये नॉर्मल था तो आइसो, फिर नियो, ऐसे पीछे हम लोग पढ़े थे, तो ये आइसो हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी को हम लोग 1 डिग्री या प्राथमिक प्राइमरी, इसको सेकेंडरी कहते हैं, द्वितीयक कार्बोकेटायन। अब इसमें देखिए क्या है, 3 ग्रुप लग गए तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, तो इस प्रकार से पॉजिटिव लग जाएगा। इसमें CH3 3 ग्रुप लग जाएंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटिल धनायन या तृतीयक कार्बोकेटायन कहेंगे, यानी टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे नॉर्मल आइसोनियो चलता था उसी प्रकार से देखिए आइसोप्रोपिल धनायन नाम भी लिख रहा है, ये ब्यूटिल धनायन और तृतीयक कार्बोकेटायन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको नियो कार्बोकेटायन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग नाम इसका लिखते हैं। इसको थोड़ा सा हिंदी वाली बुक, इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश वाली बुक में देखिए, यहाँ पर ये एथिल कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये देखिए आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये हमारा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है, टर्शियरी कार्बोकेटायन।
इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा, कह रहा है कि कार्बधनायन यानी कार्बोकेटायन अत्यधिक अस्थायी तथा क्रियाशील स्पीसीज हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो कार्बोकेटायन है अत्यधिक अस्थायी हैं और क्रियाशील स्पीसीज है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप संसार में भागे भागे क्यों फिर रहे हैं, क्यों पढ़ने आ रहे हैं? क्योंकि आपके पास ज्ञान की कमी है। तो जिसके पास जिस चीज़ की कमी है उसको प्राप्त करने के लिए वो संसार में एक दूसरे की तरफ भाग रहा है, यानी अभी अस्थायी है। जब आप पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएंगे, जॉब लग जाएगी, तब आप स्थायी हो जाएंगे। लेकिन तब भी पैसे के रूप में अस्थायी रहेंगे, तो इसलिए नौकरी के लिए, ड्यूटी के लिए भागेंगे। कोई ना कोई अस्थायित्व तो बना रहता है। तो इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए ये अभिक्रियाशील है और अस्थायी है। अस्थायी इसलिए है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं, वो मिल जाएं तो अष्टक पूरा कर ले, स्थायी हो जाए। और क्रियाशील क्यों है? क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इधर उधर भाग रहा है, यानी क्रियाशील है। धनावेशित कार्बन के साथ आबंधित एल्किल समूह कार्बोधनायन के स्थायित्व में प्रेरणिक प्रभाव और अतिसंयुग्मन द्वारा वृद्धि करते हैं, जिसके विषय में आप भाग 8 से 8.7.5 और 879 में अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रेरणिक प्रभाव, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो यहीं पर देखिए कह रहा है कि एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज carbon stabilize the carbocation due to inductive and hyper conjugation effect। तो इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन 2 प्रभाव होते हैं। ये 2 प्रभाव क्या करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन कार्बन स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। तो पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है उसको स्टेबलाइज करते हैं या उस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं। तो कौन कौन से प्रभाव हैं जैसे स्टेबलाइज करते हैं? तो वो है इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसकी स्टडी हम लोग आगे करेंगे, जैसा हिंदी वाली बुक में लिखा है। तो इंडक्टिव प्रभाव प्रेरणिक इफेक्ट हिंदी में बोलेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन को अतिसंयुग्मन कहेंगे। ये 2 बातें आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कार्बोकेटायन के स्थायित्व में प्रेरणिक प्रभाव अतिसंयुग्मन द्वारा वृद्धि करते हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये 2 जो है कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिसके विषय में आप भागी हो गए, कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार है। तो कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम क्या है, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे और इम्पॉर्टेंट है, इसे याद भी करेंगे। कह रहा है इन कार्बोधनायनों की आकृति त्रिफलकीय समतलीय होती है। 3 फलक होते हैं और समतल इनकी आकृति होती है। तो कार्बोकेटायन में देखें, जितने CH3 ग्रुप ज़्यादा हैं उतना ही वो स्थायी है। इस बात को ध्यान देना है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचने में सक्षम है उसे हम विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। और जिसमें विद्युत ऋणात्मकता कम है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेगा। तो चूंकि
यहाँ पर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद कर रहा है। तो जितने CH3 ग्रुप ज़्यादा हैं तो वो उतना ही अधिक कार्बोकेटायन हमारा स्थायी है। जिसमें धनावेशित कार्बन की संकर्ण अवस्था sp2 है। यहाँ पर जो कार्बन है हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 जुड़े हैं, 3 CH3 ग्रुप है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो जितने CH3 ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से बढ़ते जाएंगे उसका स्थायित्व उस कार्बोकेटायन का उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कह रहा है अतः CH3+ में कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के एक 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन होकर कार्बन sp2 हाइड्रोजन 1s सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो चूंकि जो कार्बोकेटायन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसमें कह रहा है कि अगर हम CH2+ की बात करें तो इसमें कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो ये हमारा संकरित कक्षक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s ही लिख सकते हैं। तो 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा आबंध बनेगा। यहाँ असंकरित कार्बन कक्षक इस तल के लंबवत होता है। जो असंकरित है नॉन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल है वो जो तल होता है इसके परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ईच बॉन्ड में भी रिप्रेजेंटेड एज कार्बन sp2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जिसमें 1s है सिग्मा बॉन्ड द रिमेनिंग कार्बन ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड कंटेन नो इलेक्ट्रॉन। तो जो परपेंडिकुलर होगा उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और किस प्रकार से जुड़े हैं ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए जो ये काले रंग से दिखाया जा रहा है मतलब ये हाइड्रोजन हमारी तरफ है, और ये जो डॉट डॉट करके दिखाया जा रहा है इसका मतलब ये इस कागज के प्लेन के पीछे की साइड में है। और ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों से 120 डिग्री के कोण पर, और ये जो पॉजिटिव है तो कह रहा है कि द रिमेनिंग कार्बन ऑर्बिटल जो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं उनके अलावा जो ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, वो इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पर अगर हम पेन खड़ा कर दें तो उस प्रकार से है। एंड कंटेन नो इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हाइब्रिडाइट ऑर्बिटल जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, त्रिकोणीय समतलीय। त्रिफलकीय समतलीय, ट्राइगोनल का मतलब 3 फलक होंगे, त्रिफलकीय समतलीय। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग अपनी हथेली को इस प्रकार से रखें, हमारी फोटो देखिए तो ये 2 एंगल का बनाएंगे तो ये 2 इस तरह हो जाएगा, और एक ऐसे बंद कर दिया जाए तो 3 फलक होंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे आपकी पुस्तक जो है इसमें 1 फलक ऊपर, 1 नीचे और 4 अगल बगल यानी 6 फलक हैं आपकी पुस्तक में, तो इसी तरह से 3 फलक आप बनाइए। अब देखिए आगे क्या करें। फिगर यहाँ पर हमने देख लिया मेथिल कार्बोकेटायन की आकृति।
अब देखें नीचे क्या है, कह रहा है विषम अपघटनी विदलन से, यानी एसिमेट्रिकल जो क्लीवेज है या फिजन है, से ऐसी स्पीसीज निर्मित हो सकती हैं जिसमें कार्बन को सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज है उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि सहभाजित इलेक्ट्रॉन, द हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैन आल्सो गिव ए स्पीसीज इन विच कार्बन गेट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो है सहभाग हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो द हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैन आल्सो गिव ए स्पीसीज इन विच कार्बन गेट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ग्रुप जेड अटैच टू द कार्बन लीव्स विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जैसे ये जेड है तो इस CH3 से जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि ये इधर जिधर को तीर बनाया जाएगा उसका मतलब ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, तो CH3 यहाँ पर देखें निगेटिव आ गया और यहाँ पर जेड प्लस हो गया। तो ये बता रहा है कि जेड इलेक्ट्रॉन की कमी है हुई है जेड में, और इधर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आयन ही बने, निगेटिव भी बन सकता है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो इस बात को ध्यान देना। तो इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ही आए, कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। उदाहरणार्थ, जब कार्बन से आबंधित जेड समूह बिना इलेक्ट्रॉन युग्म दिए पृथक होता है तब मेथिल ऋणायन बनता है। तो अगर जो है कह रहा उदाहरणार्थ, जब कार्बन से आबंधित जेड समूह बिना इलेक्ट्रॉन युग्म लिए पृथक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं लेता है, तब मेथिल ऋणायन बनता है, यानी CH3 निगेटिव चार्ज वाला बन जाता है। देखिए, दो बिंदु डॉट डॉट इसलिए बनाए गए हैं कि दोनों आबंध वाले दोनों इलेक्ट्रॉन CH3 के पास आ गए। ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है कार्बऋणायन या कार्बेन आयन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर धनायन बनेगा तो कार्बोकेटायन बोलते हैं, अगर ऋणायन बनेगा तो कार्बेन आयन बोलते हैं। कार्बन सामान्यतः sp3 संकरित होता है तथा इसकी आकृति विकृत चतुष्फलकीय होती है। ध्यान दीजिए कि जो कार्बन होता है वो सामान्यतः हमारा क्या होता है, sp3 संकरित होता है। ये चीज़ हम बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसकी जो आकृति होती है वो विकृत चतुष्फलकी यानी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है। चतुष्फलकी से कुछ विकृत होती है, मतलब मुड़ी हुई एक तरह से, प्योर चतुष्फलकी नहीं होती, ऐसा होता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। अब देखिए, ये आकृति के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके। कह रहा है ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें विषमांग विदलन होता है, यानी विषमान से यानी हेट्रोलिटिक, आयनीय अथवा विषम ध्रुवीय अथवा ध्रुवीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हेट्रोलिटिक फिजन होगा या क्लीवेज होगा तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, एक तरफ निगेटिव चार्ज, तो धन और ऋण के दो ध्रुव बन जाएंगे। तो या तो आयन बनेगा पॉजिटिव निगेटिव, या फिर विषम ध्रुव बन जाएंगे, मतलब एक पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव, अथवा ध्रुवीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें पोलर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो कह रहा है सच कार्बन करेंगे निगेटिव चार्ज और कार्बन atom is called carbanion. Carbon is carbanion is generally sp3 hybridized and its structure is distorted tetrahedral as shown in figure 8.3b. तो 8.3b में देखिए फिगर बनाया गया है विकृत चतुष्फलकी, जिसको अंग्रेजी में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए चतुष्फलकी नहीं है बल्कि विकृत चतुष्फलकी है, ये जो फिगर बनाया गया।
शेप ऑफ मेथिल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आर कॉल्ड आयनिक आर हेट्रोपोलर आर जस्ट पोलर रिएक्शंस, जैसा हमने अभी हिंदी में पढ़ा। तो ये फिगर देखिए, मेथिल कार्बोकेटाइन की आकृति है विकृत चतुष्फलकी, जो है पूर्ण रूप से चतुष्फलकी नहीं है। चतुष्फलकी आकृति हम लोगों ने CH3 की पढ़ी है, उसको पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आ जाता है सम अपघटनी विदलन यानी होमोलिटिक फिजन। तो जैसी बात है कि जैसा नाम है सम, तो सम का मतलब बराबर, तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बराबर जाएंगे। तो सम अपघटनी विदलन में सहभाजित युग्म का एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणुओं पर चला जाता है जो अभिकारक में आवंधित होते हैं। अतः समापघटनी विदलन में इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थान पर एक ही इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है। इससे क्या होता है, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों कौन, रिएजेंट और सबस्ट्रेट। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्धशीर्ष तीर यानी फिश हुक द्वारा दर्शाते हैं, आधा तीर बनाते हैं। देखिए पूरा नहीं बनाया, आधा बना हुआ, इसको फिश हुक भी कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जब संचलन होगा तो आधा तीर बनाएंगे। इस विदलन यानी क्लीवेज या फिजन के फलस्वरूप उदासीन स्पीसीज परमाणु अथवा समूह बनती है जिन्हें मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ बनती है उसमें क्या होता है कि वो उदासीन रहती है, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन मिल गया एक एक, जो था वही उन्हें प्राप्त हो गया, जो बॉन्ड बनाने में दिए थे वही उनको प्राप्त हो गया, तो ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, तो उदासीन रहेंगे ना। तो उदासीन रहते हैं और इन्हीं को फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक हिंदी में कहते हैं। कार्ब धनायन एवं कार्बनायन की भांति मुक्त मूलक भी अति क्रियाशील होते हैं। तो जैसे कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन थे, उसी प्रकार से फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक भी बहुत क्रियाशील होते हैं। कुछ अपघटनी विदलन नीचे दिए गए हैं, कुछ सम अपघटनी यानी होमोलिटिक फिजन है वो नीचे दिया गया है। तो ये जो है अभिक्रिया है, इसमें देखिए R है और X है, यानी ये कोई चेन है कार्बन की और इसी में कोई ये एक एटम जुड़ा हुआ है। तो ये एटम ऐसा है कि न बहुत विद्युत ऋणात्मक है और न इस नॉर्मल चेन से कमज़ोर है। तो दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन R+ के पास, R के पास आ गया, एक ही X के पास, और ताप एवं प्रकाश की उपस्थिति में है सब। जैसे हम थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलने लगती, यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एनर्जी लेकर के पानी की सतह को छोड़ देता है। उसी प्रकार जब प्रकाश और या टेम्परेचर दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाला वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं। अब कह रहा है एल्किल मुक्त मूलकों को प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे हम कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन को क्लासीफाई करते थे, उसी तरह मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल को भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासीफाइड करते हैं। एल्किल मुक्त मूलक प्राथमिक से द्वितीयक की ओर बढ़ने पर एल्किल मूलक का स्थायित्व बढ़ता है। तो जैसे कार्बोकेटायन था उसी प्रकार से फ्री रेडिकल में जब हम प्राइमरी से टर्सरी की तरफ बढ़ते हैं तो इनका स्थायित्व बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, टर्सरी या ब्यूटिल मुक्त मूलक, आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक,
यानी मेथिल फ्री रेडिकल, एथिल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल और ये टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। तो टर्शरी वाले ज़्यादा स्थायी है, सेकेंडरी से फिर प्राइमरी से फिर मेथिल्स, इस तरह से नॉर्मल आइसो टर्शरी। तो समान विदलन द्वारा होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाएं मुक्त मूलक या समध्रुवीय या अध्रुवीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जिनमें होमोजीनस फिजन होता है या क्लीवेज होता है उनमें दोनों तरफ बराबर समानता रहती है, इसलिए उनमें ध्रुव नहीं बन पाते, पोल नहीं बन पाते, इसलिए उनको अध्रुवीय अभिक्रियाएं कहते हैं, या मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन कहेंगे, या समध्रुवीय आइसोपोलर कहेंगे। ये सब नाम उनको दिए जाते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग हमारे पास आ जाती है क्रियाधार एवं अभिकर्मक। तो क्रियाधार एवं अभिकर्मक, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।